हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना सेक्शन 2.2 में सीखेंगे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और एक एग्जाम्पल देखेंगे इसके ऊपर। लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, इससे पहले का लेक्चर बेटा देख के आना ताकि आपको पता हो सब टर्म्स का मीनिंग। तो हमारे पास है बेटा कि लेट वी एंड डब्ल्यू बी द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस। तो आप समझ गए, वेक्टर स्पेस आपको मालूम है फाइनाइट डायमेंशनल मतलब इनके बेसिस पे फाइनाइट नंबर के एलिमेंट्स है और दोनों के पास बेसिस है। तो दोनों के बेसिस कौन कौन से ले लिया हमने? ऑर्डर्ड बेसिस लिया कि बीटा V1 V2 Vn तो ले लिया V का बेसिस, और W1 W2 Wm ले लिया हमने W का बेसिस। अब ये बेसिस में ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल लिखा है, इक्वल डायमेंशनल नहीं लिखा। तो किसी के पास कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि हम सीख ही मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रहे हैं, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी लेनी पड़ेगी। तो हमने ले ली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम V टू W, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अगर V का कोई मैं एलिमेंट ले लूँ Vj, तो जब T ऑफ Vj निकालेंगे तो वो किसका एलिमेंट बन जाएगा? W का बन जाएगा, क्योंकि रेंज स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। तो T Vj किसका एलिमेंट बन गया? W का। अब T Vj तो बन गया W का एलिमेंट। ये देखिए जरा, T इज फ्रॉम V टू W है। मैंने T ऑफ Vj लिया तो दैट बिकम्स एन एलिमेंट ऑफ W, क्योंकि W इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ दिस V अंडर T। तो T Vj जो बन गया W का एलिमेंट बन गया। और W किसके बराबर है? ये वाला W वाला जो वेक्टर स्पेस है, ये किसके बराबर होगा? स्पैन ऑफ गामा। क्यों होगा? क्योंकि गामा इज अ बेसिस ऑफ W। अगर गामा W का बेसिस है तो उसको पूरा स्पैन करेगा। तो गामा इज इक्वल टू स्पैन ऑफ W। अब जो चीज स्पैन होती है, मैंने क्या सिखाई है कि उसका क्या मीनिंग होता है? स्पैन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W आ जाएगा और Y आ जाएगा, गामा आ जाएगा। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गामा का क्या मतलब है? गामा के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि W1 W2 Wm तक का लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम ये यहाँ पर बेटा V आएगा, ये V है, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो अब T ऑफ Vj कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 Wm। का मीनिंग हो गया कि जितने मेरे पास W's हैं, ये M तक है ना, तो उतने ही मेरे पास स्केलर आ जाएंगे। तो मेरे पास A1 A2 AM तक के स्केलर आ गए, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। W1 W2 Wm से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी यहाँ पे आएगा, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया आपके पास, ठीक है। अब मैं बस इसके अंदर क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स बनाना है ना, तो मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं? AIJ फॉर्म के होते हैं ना। तो मैंने इन स्केलर्स का नाम किस फॉर्म में रख लिया? A1J A2J A3J AMJ। ये J जो पीछे सब्सक्रिप्ट लगा दिया ना, ये TVJ का लगा दिया, क्योंकि अभी तो मैंने VJ सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही V का लिया था। ऐसे मेरे पास V1 V2 Vn बहुत सारे एलिमेंट होंगे बेसिस के, ठीक है ना। क्योंकि ये वीजे कहाँ से आया है? ये बेसिस ऑफ वी से आया है। वी के अंदर बेसिस में कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट है। एन एलिमेंट है तो मेरे पास वी जे भी कितने होंगे? V1 V2 Vn तक होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के जो बेसिस के एलिमेंट्स थे उनको स्पैन किसका लिखा? बेसिस एलिमेंट ऑफ को डोमेन, ठीक है, उनकी इमेजेस को, सॉरी। तो टी ऑफ वीजे क्या आ जाएगा? A1J W1 प्लस A2J WJ W2 प्लस AMJ WM, ठीक है। तो इसको मैंने अगर समेशन की फॉर्म में लिखना है तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकती हूँ। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक सारी सबको? अब मैंने इसको खोल के लिख के दिखा दिया। J की वैल्यू 1 डाल दी, और फिर J की वैल्यू 2 डाली, J की वैल्यू n डाली है, ठीक है। तो मैंने हर एक एलिमेंट का लिख के दिखा दिया अब आपको ये। अब मैंने आपको क्या बताया था? कोऑर्डिनेट वेक्टर का मतलब होता है कि स्केलर्स को उठा लो। तो अब आप इन स्केलर्स को उठा लीजिए। जैसे ये TV1 फर्स्ट एलिमेंट के जो स्केलर्स है वो क्या आए हैं? A11 A21 A31 AM1, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कोऑर्डिनेट को कॉलम वेक्टर वाइज लिखना है। तो मैंने TV1 के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर था उसको कॉलम वाइज प्लेस कर दिया। तो जहां मेरी पेंसिल है आप देखिए, यहाँ पे मैंने इसके वेक्टर्स को प्लेस कर दिया। ऐसे टी वी टू के वेक्टर्स को उठा लीजिए, उसे सेकंड कॉलम में प्लेस कर दो। मैंने नीचे लिख के भी दिखाया है रेड पेन से कि कोफिशिएंट ऑफ TV1 मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ TV1 जो है फर्स्ट कॉलम में रख दिए, कोफिशिएंट ऑफ TV2 मैंने सेकंड में रख दिए, TV3 थर्ड में, और लास्ट में मेरा TVn आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स जो बना मेरा, इसका जो ऑर्डर आया वो क्या आ गया? M क्रॉस n आ जाएगा आपके पास। तो आप कैसे याद रखेंगे कि इधर देख लें जरा, T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W,
अगर इसकी डायमेंशन दोनों की अलग अलग है, इसकी डायमेंशन n है और इसकी डायमेंशन m है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। मतलब यहाँ पे तो आएंगे कोडोमेन के बेसिस एलिमेंट, मतलब ऐसे लिख लो कि डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, और ये होगा डायमेंशन ऑफ डोमेन वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए T इज फ्रॉम R² टू R³ ले लूँ, तो इसकी डायमेंशन 2, इसकी डायमेंशन 3, तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा। क्लियर हो गया? तो मेरा जो मैट्रिक्स बना वो ऑर्डर m क्रॉस n का बन गया। तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम था T, तो ये बन गई मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T। फिर कौन कौन से बेसिस का इस्तेमाल किया? ऑर्डर्ड बेसिस इस्तेमाल किया, बीटा और गामा, जहां पे बीटा किसका ऑर्डर्ड बेसिस था? डोमेन का। गामा किसका ऑर्डर्ड बेसिस था? कोडोमेन का। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे T बीटा गामा। ठीक है, अब थोड़ा सा जरा रिकॉल कर ले इससे पहले वाला लेक्चर, कि जब मैंने x का कोई एक वेक्टर, x का कोऑर्डिनेट वेक्टर लिखवाया था रिलेटिव टू सम बेसिस बीटा, मतलब जब हमने x को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा बेसिस लिखा था, तो हमने लिखा था x और ऐसे बीटा लिखकर फिर हमने इसके जो स्केलर्स आए थे कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको हमने कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख दिया था। अब मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है, जिसका मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिख रही हूँ, तो T लिखकर मैट्रिक्स वाला साइन बना लिया। अब हमेशा याद रखना है कि डोमेन वाले वेक्टर स्पेस का बेसिस तो लिखना है नीचे सबस्क्रिप्ट में, और कोडोमेन वाले बेसिस का कोडोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है उसका जो बेसिस लिखना है वो लिखना है ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, और ये वेक्टर कैसे बना के देगा? यहाँ पे m क्रॉस n का आपको मैट्रिक्स बना के देगा, जिसमें फर्स्ट कॉलम के अंदर TV1 के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेट होंगे, सेकंड कॉलम में TV2 के होंगे, लास्ट में TVn के होंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया? एक बार थोड़ा सा और देख लें कि ये मेरे पास V वेक्टर स्पेस, ये W, और मेरे पास T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास कुछ एलिमेंट्स यहाँ हैं, कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। आपने ये V1 लिया, ये V2 लिया, ये V3, ये सपोज Vn है, तो आपका TV1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, TV2 आपका यहाँ आ जाएगा, सपोज TV3 भी यही है आपका। ठीक है, तो TV4 आपका ये है, ऐसे TVn आपका ये है। ठीक है, अब आप इसमें से W जो है, क्योंकि ये एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो इसके पास यहाँ पर ही इसके अंदर ही W1, W2, Wm जरूर होंगे। ठीक है ना, मतलब बेसिस जरूर होगा वो। अब आपने करना क्या है? एक एक वेक्टर उठाते जाओ। जैसे ये TVn उठा लिया, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिखो। फिर आपने TV1 उठा लिया, इसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1, W2 ऐसे लिखो। ठीक है, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन इनका बनाते जाइए। लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स आएंगे उनको कॉलम वेक्टर वाइज लिखते जाइए, ऑर्डर के अंदर ही लिखना है। जब आपका ऑर्डर्ड बेसिस V1, V2, Vn है, तो TV1, TV2, TVn लिखेंगे। इसी तरीके से आपको इनके स्केलर्स को प्रेजेंट कर देना है यहाँ पे, उससे आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर? नोटेशन मैंने आपको समझा दी कि कहाँ पर इसको कैसे लिखना है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें और बता दूं कि आज जब मैं TVj गामा लिखती हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? VJth, मतलब jth एलिमेंट जो था उसके अंदर, उस डोमेन के वेक्टर स्पेस में जो बेसिस था, उसका जो jth एलिमेंट था उसकी इमेज का कोऑर्डिनेट वेक्टर देता है। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, ये कहाँ पे लिखूंगी? jth है तो jth कॉलम में लिखूंगी। तो jth कॉलम ऑफ A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? TVj का कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ। इससे पहले वाले सेक्शन में मैंने आपको करोलरी कराई थी थ्योरम 2.6 की, कि अगर दो वेक्टर स्पेस जो है आपस में एक दूसरे से एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्री कर जाते हैं बेसिस एलिमेंट के ऊपर, इफ दे एग्री ऑन द बेसिस एलिमेंट, ठीक है, तो वो दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम होती हैं। रिकॉल कर लेते हैं, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली लिख भी दी है यहाँ पे। लेट V एंड W बी द वेक्टर स्पेसिस, दोनों के दोनों फाइनाइट बेसिस रखते हैं। ठीक है, और मतलब सॉरी V का अगर हमारे पास फाइनाइट बेसिस है V1, V2, Vn, और हमारे पास दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई जिनकी इमेजेस जो हैं
मतलब बेसिस एलिमेंट के ऊपर सेम है। जैसे u ऑफ v1 इक्वल टू टी ऑफ v1, u ऑफ v2 इक्वल टू टी ऑफ v2, और ये होंगे भी जरूर, हमारे पास एग्जिस्ट भी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि u और t दोनों के दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू w है। बस हमने ये लिख दिया कि उन दोनों की इमेजेस बराबर है, ठीक है। तो u ऑफ v1 t ऑफ v1 के बराबर है, u ऑफ v2 t ऑफ v2 के बराबर है, और ये v1 v2 क्या है, बेसिस एलिमेंट ऑफ द डोमेन वेक्टर स्पेस है। मतलब द टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे एग्री ऑन द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फिर हमारी ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ये दोनों बराबर हो जाती हैं, u इक्वल टू 2 आ जाती है, u बीटा गामा t बीटा गामा के बराबर है, ठीक है। क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आर इक्वल, यानी कि एंट्रीज ऑफ जेथ कॉलम ऑफ u इज इक्वल टू एंट्रीज ऑफ द जेथ कॉलम ऑफ t, ठीक है। तो अभी मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन बताई थी कि कॉलम की क्या है uvj, ऐसे uvj इक्वल टू tvj आ गया। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट बराबर हैं, तो हमारा u क्या आ जाएगा, t के बराबर आ जाएगा। मतलब अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बराबर है तो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी बराबर होंगी। ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कि अब हमारे पास है t इज फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज दिस, ठीक है। अब आपको t बीटा गामा में निकलवा के दिखा देती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये मैंने थोड़ा शायद गलत लिख दिया, यहाँ आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। मेरे पास है t इज फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्यूब। आर स्क्वायर तो हमने ले लिया डोमेन वेक्टर स्पेस और आर क्यूब हमने ले लिया को डोमेन वेक्टर स्पेस। आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर है तो इसकी डायमेंशन 2 होगी, आर क्यूब है तो इसकी डायमेंशन 3 होगी। आर स्क्वायर के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म के होंगे और आर क्यूब के ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म के होंगे, और इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। अब इनके बीटा एंड गामा क्या दे रखे हैं, स्टैंडर्ड बेसिस दे रखे हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर। अगर स्टैंडर्ड ऑर्डर है तो इसका बेसिस क्या होगा, आर स्क्वायर का E1 E2, आर क्यूब का क्या होगा E1 E2 E3। मैं क्योंकि आपको जो ऊपर डेफिनेशन दी है उसी से कराना चाहती हूँ तो मैंने इसका नाम V1 V2 और W1 W2 W3 फॉर्म का रख लिया। तो V1 क्या हो जाएगा 10, V2 हो जाएगा 01। ये स्टैंडर्ड बेसिस बन गया आपका आर स्क्वायर का। ऐसे ही आपने स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ले लिया आर क्यूब का, तो उसका नाम मैंने रख दिया W1 W2 W3। पहले आपने क्या किया, हमें बनाना है इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं क्या करूंगी, डोमेन वाले वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होंगे उनको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन वेक्टर स्पेस लिखूंगी। तो मतलब TVI या TVJ इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 W3, ये चाहिए। तो पहले मैंने T ऑफ V1 निकाला, तो T ऑफ V1 क्या है 10। तो T ऑफ 10 निकालने के लिए मैंने क्या किया, A1 को 1 डाल दिया, A2 को 0 डाल दिया, जो डेफिनेशन मुझे क्वेश्चन में T की दे रखी थी, तो उससे मुझे मिल गया 102। तो अब मैं इस T10 को लिखूंगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। तो कोडोमेन के बेसिस एलिमेंट थे W1 W2 W3। तो मेरा आ गया A1 इंटू W1 प्लस A2 इंटू W2 प्लस A3 इंटू W3। इसको सॉल्व कर लिया, बट T10 मेरा क्या था 102, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया 102। तो मैंने जब इसको कंपेयर किया तो मुझे पता चला A1 1 होना चाहिए, A2 0 होना चाहिए, A3 2 होना चाहिए। अब मेरे को तीनों स्केलर्स मिल गए। तो जब मेरे को मैट्रिक्स बनाना है तो मैंने आपको क्या बताया कि एक एक एलिमेंट को उठाते जाओ और कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन निकालते जाओ। तो मेरा 102 आया ना, तो ये मेरे TV1 के एलिमेंट्स आ गए, तो मैंने इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया TV1 में, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, बेसिस एलिमेंट 1, ये 10 का तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, सेकेंड वाले एलिमेंट का निकालना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है मेरा, TV2 है। अब TV2 बेटा मेरा क्या चीज है, T ऑफ V2 मेरा था T ऑफ 01। पहले 2 बारी T01 निकालना, एक बारी तो डेफिनेशन ऑफ T से निकालना। डेफिनेशन ऑफ T हमें क्वेश्चन में दी हुई थी ना, वो A1 प्लस करके 2A2, उससे निकाला तो मेरे को आ गया 30 - 4। इससे निकाला है जो क्वेश्चन में T A1 A2 आपको दे रखा था, उससे निकाल लिया। दूसरा हम किससे निकालेंगे इसको हम निकालेंगे बाय रिप्रेजेंटिंग इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन। तो A1 बीटा W1 A2 W2 और A3 W3 की फॉर्म में लिखोगे। तो A1 W1 क्या था 100, A2 W2 क्या है 010 और A3 ये क्या है 001। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A1 A2 और A3। और T ऑफ 01 जो हमने क्वेश्चन में डेफिनेशन में डाल के निकाला था, T की डेफिनेशन में, उससे मुझे मिला था 30 - 4। तो मैंने इसकी जगह पे लिख लिया 30 - 4। तो मुझे यहाँ से सॉल्व करके A1 मिल गया दिस, A2 दिस एंड A3 इज दिस। अब क्या करो, इसको हम 30 - 4 जो स्केलर्स मिले हैं ना, इसको सेकंड कॉलम में प्लेस कर दो, TV1 TV2।
ठीक है, तो ये आपका कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा, 3x2 आएगा। और वैसे भी आपका टी क्या था, r² से r³ में था, तो आपका मैट्रिक्स किस ऑर्डर का आना चाहिए था, मैंने कहा था पहले डोमेन का लिखना है, फिर पहले कोडोमेन का, फिर डोमेन का, तो 3x2 आना चाहिए था, वो आपका आ गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया यहाँ तक। तो ये मेरा आ गया, मैंने लिख के भी दिखा रखा है बिल्कुल अच्छे से जो बोला है। तो ये आपका जो है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गई टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड गामा। जो नोटेशन है वो मैंने आपको समझा रखी है कि नीचे पहले उसका लिखना है बेसिस का बीटा, और ऊपर कोडोमेन का बेसिस लिखना है, राइट। अब देखो मैं आपको ऑर्डर्ड बेसिस का मीनिंग जो मैंने आपको कहा था कि कैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाती है अगर ऑर्डर चेंज कर दें, तो वो सिखा दो। देखो मैंने गामा की जगह गामा डैश ले लिया, गामा नाम रखा है गामा डैश। मैट्रिक्स के सॉरी बेसिस के जो एलिमेंट है अभी भी सेम ही है, E1 E2 E3 था, बस मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, E3 E2 E1 कर दिया। ठीक है, अभी भी वही ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा, अभी भी ये स्पैन करेगा W को, सब चीजें अभी भी सेम रहेंगी इसकी, बस इससे जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होगा अब वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये देखिए अब मैं क्या करूंगी, T ऑफ V1 को जब मैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस एलिमेंट करूंगी, तो मैंने क्या किया, T ऑफ V1 था, V1 है मेरा 1 0 एज A1 इंटू 0 0 1 प्लस A2 इंटू दिस और A3 इंटू दिस। तो आपका जो ये आ गया A3 A2 और A1 आ गया। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो A3 की वैल्यू 1 आ गई, A2 की 0 आ गई और A1 की वैल्यू आपकी 2 आ गई है यहाँ पे। तो अब आपका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, द कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया A1 A2 A3। जो कोऑर्डिनेट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी वो क्या थी, A1 A2 A3 थी ना, तो वो आ गई A1 की वैल्यू 2, इसकी 0 और इसकी 1 आ जाएगी। तो आप देखो अब इसको फर्स्ट कॉलम में हम प्लेस करेंगे 2 0 1, और यहाँ पे क्या आया हुआ है 1 0 2, सेम ही बेसिस है दोनों के, बस हमने ऑर्डर चेंज किया तो जो हमारी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन थी वो चेंज हो गई। जो चीज अभी 1 0 2 थी वो अब मेरी 2 0 1 बन गई है। और वो क्यों बन गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे बेसिस का जो एलिमेंट्स थे W के उनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ठीक है, जबकि वेक्टर वही थे, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है। अब आइए T ऑफ 0 1, जब आप T ऑफ 0 1 निकालेंगे तो उसको भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिस एलिमेंट लिखेंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए मैंने स्केलर्स का नाम रख लिया B1 B2 B3, और मेरे एलिमेंट्स थे E3 E2 E1, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, सॉल्व किया, तो अब आपको मिल गया -4 0 3। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करने पे B1 B2 B3 की वैल्यू ये मिली है ना -4 0 और 3। तो अब इसको जब कॉलम वेक्टर में लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा -4 0 और 3। तो ये मेरा बन जाएगा मैट्रिक्स ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड रिलेटिव टू बीटा एंड गामा डैश जो है आपका। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब आप देख रहे हो कि सेम डोमेन था R², सेम कोडोमेन था R³, बेसिस भी जो थे स्टैंडर्ड बेसिस ही लिए थे, बस ऑर्डर चेंज कर दिया था हमने। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने से मेरा जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट हो गया यहाँ पे। क्लियर है, तो यहाँ से आपको शायद मेरे ख्याल से ऑर्डर का मीनिंग अब क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर्ड बेसिस से हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, वाई द वर्ड ऑर्डर्ड इज देयर। तो आप देख लो यहाँ पे 3 0 -4 है, इसके अंदर सेकंड कॉलम के एलिमेंट, और यहाँ पर क्या आए हैं आपके -4 0 3। तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया आपका, बस क्लियर हो गई सबको बात। तो यहाँ तक बेटा आज की क्लास में मैंने आपको सिखाया, नेक्स्ट क्लास में इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।